आज हम पढ़ेंगे किसी तनी हुई डोरी में किस प्रकार अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें उत्पन्न की जा सकती है और किस आवर्ती की तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो इसके लिए अपना आज का टॉपिक है तनी हुई डोरी में तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगें। इसके लिए अपने ये मान लें कि हमारे पास कोई इस तरह से L लंबाई की डोरी है जो कि किन्हीं दो दृढ़ बिंदुओं A तथा बीच में कसकर बांधी गई है। यदि इस डोरी में उत्पन्न तनाव का मान कैपिटल T तथा इसकी इकाई लंबाई का द्रव्यमान, यानी इस डोरी का जो भी द्रव्यमान है उसमें लंबाई का भाग दे दिया जाए, इसकी इकाई लंबाई का द्रव्यमान आ जाएगा। तो यदि इस डोरी में उत्पन्न तनाव T है और इसकी इकाई लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m हो, तो इस डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंगों का वेग v बराबर होता है वर्गमूल T बटा m। साथ ही साथ यदि इसमें उत्पन्न तरंगों की आवर्ती n हो, तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी तरंग के लिए n बराबर होता है v बटा लैम्डा। v का मान हमारे पास ये चल रहा है, अतः यह आ जाएगा n बराबर 1 बटा लैम्डा और v का मान रखते हैं तो वर्गमूल T बटा m। अब इस डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंगों को देखने के लिए हम सबसे पहली स्थिति कल्पना करेंगे इस डोरी के मध्य बिंदु को थोड़ा सा ऊपर की ओर विस्थापित कर छोड़ा जाए। तो जैसे इसको मध्य बिंदु को ऊपर की तरफ विस्थापित करेंगे, इस डोरी की आकृति, जैसे कि मैं वापस बनाऊं, इस डोरी की आकृति कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। माध्य स्थिति जो इसकी है वो ये थी, ये माध्य स्थिति थी, लेकिन इसके मध्य बिंदु को ऊपर की तरफ खींचा गया है। जैसे यहां से खींचकर हम इसे छोड़ेंगे, इसके सभी कण प्रत्यानयन बल के कारण अपनी माध्य स्थिति की तरफ लौटने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार ये सभी कण इस तरफ जब आएंगे तो ये माध्य अवस्था पर पहुंच जाएंगे, परंतु अपने प्राप्त वेग के कारण ये कण यहां न रुककर आगे की ओर निकल जाएंगे। जैसे ये कण आगे की ओर निकलेंगे, फिर प्रत्यानयन बल के कारण इनकी गति का विरोध होगा, इनकी गति अवरुद्ध होने लगेगी, अतः ये लगातार आगे की ओर गति न करके कुछ आगे विस्थापित होकर रुक जाएंगे। ये कण कितनी दूर आकर रुक जाएगा, ये कण यहाँ आके रुक जाएगा, ये कण यहाँ आके। इस प्रकार सभी कणों की स्थिति के अनुसार डोरी की आकृति कुछ इस प्रकार हो जाएगी और इस स्थिति में फिर ये कण ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार यदि मध्य बिंदु को खींचकर छोड़ा जाए, मध्य बिंदु को थोड़ा सा ऊपर की ओर विस्थापित कर खींच के छोड़ा जाए, तो इसके सारे कण इस प्रकार से सरलावर्त गति करने लगते हैं। इस डोरी की आकृति हमें कुछ यूं नजर आएगी। इस डोरी में एक खंड बन जाएगा। इस खंड में ये A और B बिंदु जो हैं, इन बिंदुओं पर मौजूद कण सदैव विरामावस्था में रहेंगे, अतः ये निस्पंद का काम करेंगे, जबकि बीच वाला मध्य बिंदु सर्वाधिक आयाम के साथ सरलावर्त गति कर रहा है, तो ये प्रस्पंद का काम करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि दो निस्पंदों के बीच की दूरी लैम्डा बटा 2 के बराबर होती है, अतः इन दोनों निस्पंदों के बीच की दूरी या इनका अंतराल लैम्डा बटा 2 के बराबर होगा। परंतु डोरी की लंबाई L है, अतः कहा जा सकता है कि L बराबर होगा लैम्डा बटा 2 के। तो मेरे पास आया L बराबर लैम्डा बटा 2 या लैम्डा बराबर 2L कहा जा सकता है। अतः समीकरण 1 के अनुसार यदि इस डोरी में उत्पन्न तरंग की आवर्ती का मान लिखूं, तो इसकी आवर्ती में मान लूं कि N1 बराबर, सूत्र है हमारे पास 1 बटा लैम्डा वर्गमूल T बटा M। लैम्डा का मान 2L प्राप्त हो रहा है, अतः समीकरण 1 से मेरे पास आवर्ती का मान आएगा 1 बटा 2L वर्गमूल T बटा M। इस प्रकार इस अवस्था में इस डोरी में उत्पन्न तरंगों की आवर्ती का मान या आवर्ती का सूत्र हमें यह प्राप्त होता है 1 बटा 2L वर्गमूल T बटा M। इस आवर्ती को प्रथम सन्नादी अथवा मूल स्वर कहा जाता है, अतः ये जो अवस्था हमारे पास है ये मूल स्वर है या इसी को प्रथम सन्नादी भी कहा जाता है। अंग्रेजी शब्दों का यदि उपयोग करूं तो स्वर को टोन कहते हैं, अतः फंडामेंटल टोन अथवा फर्स्ट हार्मोनिक, सन्नादी को हार्मोनिक कहा जाता है, अतः ये फंडामेंटल टोन है या फर्स्ट हार्मोनिक है। क्या? अब इसकी एक अगली स्थिति की बात करें, यदि इस डोरी के मध्य बिंदु को स्थिर रख लिया जाए, जैसे मैं हाथ से यूं पकड़ लूं या दबा लूं इसे, और अब इसकी चौथाई वाले चौथे हिस्से का जो बिंदु है उसको यूं ऊपर की तरफ खींचूं, तो इस डोरी की आकृति कुछ समझे तो
इस डोरी की आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, लेकिन आधा हिस्सा यूं ही रहेगा। यदि अब इस हिस्से को हम छोड़ देंगे तो ये सारा हिस्सा नीचे की तरफ आएगा, परंतु इन कणों के नीचे की तरफ आने की वजह से डोरी के बाकी कण ऊपर की तरफ जाएंगे। अतः ये कण जैसे ही माध्य स्थिति में यूं पहुंचेंगे तो शेष आधा हिस्सा जो स्थिर था वो आधा हिस्सा यूं हो जाएगा। अतः इस डोरी की आकृति कुछ इस प्रकार से होगी, ये हिस्सा ऐसे हो जाएगा और ये हिस्सा सीधा रहेगा। परंतु जब ये कण प्रत्यानयन बल की वजह से मूल स्थिति पे आएंगे तो ये कण तब तक आगे की तरफ निकल चुके होंगे। इस प्रकार यदि बीच वाले हिस्से को स्थिर रखा जाए, चौथाई हिस्से वाले बिंदु को ऊपर की तरफ खींचा जाए और छोड़ा जाए तो फिर इस डोरी में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं, लेकिन इस बार इस डोरी की आकृति कुछ इस प्रकार की होगी। ये तो ए तथा बी वे बिंदु है जिन पर डोरी कसी हुई है, तथा बीच के अंदर वो सी बिंदु मध्य बिंदु वो हो गया जहां से हमने इसको पकड़ लिया था और फिर चौथे हिस्से को ऊपर की तरफ खींच के छोड़ा था। इस प्रकार पूरी डोरी दो खंडों में सरल आवर्त गति करने लगी है। इसके कण सरल आवर्त गति करेंगे, मैं ये कहूं कि डोरी में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हो जाएंगी। चूंकि ए तथा बी बिंदु स्थिर थे, ये निष्पन्न बन रहे थे, अब ये सी बिंदु पर भी निष्पन्न ही बनेगा। अतः इस स्थिति में तीन निष्पन्न मिल रहे हैं, दो निष्पन्दों की नहीं, दो क्रमागत निष्पन्दों के बीच में प्रस्पंद बनता है। अतः इस बिंदु पर प्रस्पंद बनेगा, इस बिंदु पर प्रस्पंद बनेगा। यदि इस अवस्था का मिलान मैं इस डायग्राम से करूं तो प्रथम स्थिति में दो निष्पन्न तथा बीच में एक प्रस्पंद प्राप्त हो रहा था, जबकि अब हमें तीन निष्पन्न तथा बीच में दो प्रस्पंद प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि दो निष्पन्दों क्रमागत निष्पन्दों के बीच की दूरी λ/2 होती है, अतः अब इस दूरी का मान λ/2 होगा क्योंकि ये दो क्रमागत निष्पन्द है, परंतु पूरी डोरी की लंबाई l है, अतः ये λ/2 तथा ये दूरी भी λ/2 होगी। कहा जा सकता है कि पूरी डोरी की लंबाई l बराबर λ/2 प्लस λ/2 जाएगा, आधा लैम्डा ये आधा लैम्डा ये, या l बराबर 2 गुना λ/2 आ जाएगा, या लैम्डा बराबर 2l/2 प्राप्त होता है। अब यदि समीकरण 1 के अनुसार मैं डोरी में उत्पन्न तरंगों की आवर्ती की बात करूं तो n बराबर 1/λ वर्गमूल t/n था। लैम्डा का ये मान यहां रख दिया जाए, 2l/2, ये 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा। अतः इस स्थिति में उत्पन्न तरंगों की आवर्ती n2 बराबर 2/2l वर्गमूल t/m प्राप्त होता है। फिर से समझ लें, ये हिस्सा λ/2, ये हिस्सा λ/2, पूरी लंबाई l बराबर λ/2 प्लस λ/2 बराबर 2 गुना λ/2 आ जाएगा। मैं 2 से 2 काट भी सकता हूं, लेकिन अपने इस व्यंजक का मिलान इससे करना चाहेंगे, इसलिए हम नहीं काट रहे हैं। या λ बराबर 2l/2 आया, ये लैम्डा का मान हमने यहां रखा, 2l/2, ये 2 ऊपर की तरफ चला गया, अतः 2/2l वर्गमूल t/m। अतः इस स्थिति में उत्पन्न तरंगों की आवर्ती n2 बराबर ये होगा। जैसे कि हम इसका मिलान यदि समीकरण 2 के प्राप्त व्यंजक से इस स्थिति की आवर्ती से करें तो हम देख रहे हैं कि इस आवर्ती की तुलना में ये आवर्ती 2 गुना है। अतः यदि हमें प्रथम सन्नादि की आवर्ती या दुगनी आवर्ती प्राप्त होती है तो इसे द्वितीय सन्नादि कहा जाता है। क्योंकि मूल स्वर के बाद ये स्थिति आ रही है तो इसे प्रथम अधिस्वरक, फर्स्ट ओवरटोन भी कहा जाता है। अतः ये जो n2 आवर्ती प्राप्त होगी, इस आवर्ती को 2 प्रकार के नाम दिए जाते हैं, प्रथम अधिस्वरक या द्वितीय सन्नादि। नामकरण का अर्थ समझ लें, यदि कोई आवर्ती प्रथम सन्नादि की दुगनी है तो द्वितीय सन्नादि कहा जाएगा। क्योंकि मूल स्वर के बाद की स्थिति इसे प्रथम अधिस्वर कहा जा रहा है। फिर इसके बाद की अगली स्थिति की बात करें, यदि इस डोरी के तीसरे हिस्से को स्थिर रख लिया जाए, जैसे ये डोरी है, इसके मैं 3 काल्पनिक हिस्से एक बार समझो तो मैं निशान लगा के कहूं तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये लगभग 3 हिस्सों में डोरी बन रही है। यदि इस डोरी के तीसरे हिस्से को स्थिर रखा जाए और फिर तीसरे हिस्से के मध्य बिंदु को ऊपर की तरफ खींच के छोड़ा जाए तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये हिस्सा यूं आकृति लेगा,
फिर ये जब मूल स्थिति में आने की कोशिश करेगा तो ये हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाएगा, जब ये मूल स्थिति में आने की कोशिश करेगा ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। कुल मिलाकर यदि डोरी के तीसरे हिस्से को स्थिर पकड़ कर लिया जाए और फिर मध्य बिंदु को खींचकर ऊपर की तरफ छोड़ा जाए, संपूर्ण डोरी कुछ इस प्रकार से सरल आवर्त गति करने लगती है। इस प्रकार इस डोरी में जैसे कि आप देख रहे हो 3 खंड प्राप्त हो जाएंगे। इस अवस्था में हमें 4 निष्पंद प्राप्त हो रहे हैं, जिन बिंदुओं का विस्थापन 0 वो निष्पंद है, जबकि इनके बीच में ये 3 प्रस्पंद प्राप्त हो रहे हैं। तीनों स्थितियों की तुलना करो, प्रथम स्थिति में 2 निष्पंद, बीच में 1 प्रस्पंद, द्वितीय स्थिति में 3 निष्पंद हैं, बीच में 2 प्रस्पंद हैं, और अब जो स्थिति आ रही है इसमें हमारे पास 4 निष्पंद मिल रहे हैं जबकि बीच में 3 प्रस्पंद मिल रहे हैं। यदि इस दूरी की बात करें, 2 क्रमागत निष्पंदों के बीच की दूरी, तो ये λ/2 होगी, फिर इसके बाद ये दूरी λ/2 होगी, और फिर ये दूरी भी λ/2 होगी। अतः कुल डोरी की लंबाई यदि L बराबर मैं कहूं तो λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 यानी 3 λ/2 आ जाएगा, या लैम्डा बराबर 2L/3 प्राप्त होता है। अब इस डोरी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति यदि n3 कह दूं तो समीकरण 1 में जो हमने सूत्र लिया है n बराबर, यहां से बात करूं तो n3 बराबर a/लैम्डा, लैम्डा का मान 2L/3 आ रहा है, यहां 2L/3 लिखें, 3 ऊपर की तरफ जाएगा, अतः मेरे पास मान आता है 3/2L वर्गमूल T/L। वापिस इस बात को समझें, n बराबर ये है, लैम्डा का मान अब हमारे पास 2L/3 आया, यहां 2L/3 लिखने वाला 3 ऊपर की साइड जाएगा, 3/2L। समीकरण 4 हम देख रहे हैं कि ये आवृत्ति समीकरण 2 यानी प्रथम स्थिति की प्राप्त आवृत्ति से 3 गुना है, अतः इसे तृतीय संनादी कहा जाता है, अथवा मूल स्वर, प्रथम अधिस्वरक, द्वितीय अधिस्वरक कहा जाता है। अतः ये जो आवृत्ति आ रही है इसे नाम दे रहे हैं हमें द्वितीय अधिस्वरक अथवा तृतीय संनादी। कुल मिलाकर तीनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि यदि डोरी एक खंड में कंपन कर रही है तो उत्पन्न आवृत्ति 1/2L√T वर्गमूल T/m। यदि डोरी 2 खंडों में कंपन कर रही है तो आवृत्ति आएगी 2/2L वर्गमूल T/m। यदि डोरी 3 खंडों में कंपन कर रही है तो आवृत्ति आई 3/2L वर्गमूल T/m। अतः इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यदि डोरी n खंडों में कंपन करे तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति n बराबर P/2L वर्गमूल T/m होगी। अतः अब तक जो हमने तरीके लिए उन तरीकों के अनुसार इस डोरी को अलग अलग जगह से पकड़ा जाए तो अलग अलग प्रकार की आवृत्तियां उत्पन्न की जा सकती है। डोरी आधारित या तार आधारित यदि हम वाद्य यंत्रों की बात करें तो जैसे गिटार, सितार, वायलिन, इनमें तो हमने देखा होगा एक या एक से अधिक तारों का उपयोग किया जाता है, और कोई भी वादक जो होगा वाद्य यंत्र को बजाने वाला, वो वादक इस डोरी या तार को अलग अलग जगह से टच करता है। इन सारी विवेचना से स्पष्ट है यदि वो मध्य बिंदु को खींच के छोड़ेगा तो इस डोरी में ये आवृत्ति उत्पन्न होगी, लेकिन यदि वो यहां से खींचकर चौथाई हिस्से को छोड़ेगा तो फिर ये आवृत्ति उत्पन्न होगी, लेकिन यदि वो तीसरे हिस्से का मध्य बिंदु यानी मैं वो छठे हिस्से को यदि ऊपर की तरफ खींच के छोड़ेगा तो ऐसी स्थिति में यह आवृत्ति उत्पन्न होगी। इस प्रकार वादक किसी भी वाद्य यंत्र के तार को अलग अलग जगह से कंपित कराता है, जिसकी वजह से उस वाद्य यंत्र में अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, या कहीं अलग अलग प्रकार के सुर या स्वर उत्पन्न होते हैं। फिर से इनके नामकरण पे जो प्रथम उत्पन्न हो उसे प्रथम संनादी या मूल स्वर कहा जाएगा। यहाँ स्वरक नहीं है, मूल स्वर है। इसके बाद यदि प्रथम आवृत्ति की दुगनी तिगुनी प्राप्त हो तो उसे सन्नादिया कहा जाता है, और यदि अगले स्वर की बात करें तो इसे प्रथम अधिस्वर कहा जाता है। चूंकि तनी हुई डोरी में हम देख रहे हैं कि द्वितीय सन्नादी भी उत्पन्न हो रही है, तृतीय सन्नादी भी उत्पन्न हो रही है, चतुर्थ, पंचम, इस प्रकार ये भी कहा जा सकता है कि किसी तनी हुई डोरी में सभी प्रकार की सन्नादियां उत्पन्न की जा सकती हैं। साथ ही साथ इस विवेचना से एक और निष्कर्ष निकल के आ सकता है, वो है कि तनी हुई डोरी के कंपन के नियम।
इसके लिए समीकरण 5 की बात करें, समीकरण 5 से हमें यदि p खंडों में डोरी कंपन कर रही है तो आवर्ती का सूत्र प्राप्त हो रहा है। इस सूत्र के अनुसार यदि p खंडों की संख्या l तथा m ये नियत हो तो मैं कह सकता हूं कि n समानुपाती t। अतः यदि l और m नियत हो तो n समानुपाती t होगा, यदि l और t नियत हो तो n समानुपाती m होगा, यदि t और m नियत हो तो n समानुपाती l होगा। यहां से तनी हुई डोरी के कंपन के 3 नियम आते हैं। नंबर 1 तनाव का नियम, इस नियम के अनुसार यदि किसी डोरी की इकाई लंबाई का द्रव्यमान तथा लंबाई नियत हो तो उस डोरी में उत्पन्न तरंगों की आवर्ती n तनाव के वर्गमूल के समानुपाती होती है। नंबर 2 लंबाई का नियम, इस नियम के अनुसार यदि विभिन्न प्रकार की लंबाइयों की डोरी ली जाए परंतु उनमें उत्पन्न तनाव और इकाई लंबाई का द्रव्यमान नियत हो, जैसे कि इकाई लंबाई का द्रव्यमान एक ही प्रकार के तार के अलग अलग प्रकार की लंबाई के हम टुकड़े ले लें 10 सेमी, 20 सेमी, 30 सेमी, तो फिर से मैं बात रिपीट करूं, यदि तनाव और इकाई लंबाई का द्रव्यमान नियत हो तो ऐसी स्थिति में डोरी में उत्पन्न तरंगों की आवर्ती n उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः n समानुपाती 1/n। इसी प्रकार से यदि डोरी की लंबाई और तनाव नियत रखा जाए तो फिर इस सूत्र से हम कह सकते हैं कि n समानुपाती 1/m होगा। इसे इकाई लंबाई के का नियम कह सकते हैं या इकाई लंबाई के द्रव्यमान का नियम। इसके अनुसार यदि डोरी में विभिन्न प्रकार की डोरियों में उत्पन्न तनाव तथा उनकी लंबाई नियत हो तो उसमें उत्पन्न आवर्ती n समानुपाती होती है 1/वर्गमूल m के। साथ ही साथ ये m इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। यदि पूरी डोरी का द्रव्यमान कैपिटल M और डोरी की लंबाई l माने तो स्मॉल m बराबर है m/l, जहां m डोरी का द्रव्यमान और l उसकी लंबाई है। परंतु हम जानते हैं कि मात्रा बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है, अतः m बराबर m की जगह v गुणा घनत्व यदि मैं रो मानूं तो v × ρ/l लिखा जा सकता है, या m बराबर हम जानते हैं कि आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा लंबाई होता है, v की जगह πr², जहां r डोरी की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल त्रिज्या है, तो डोरी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया गुणा l, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा लंबाई गुणा ρ/l टाइम l से l कट जाए तो m बराबर πr² प्राप्त होता है। यदि m यहां लूं तो मैं कह सकता हूं n समानुपाती 1/वर्गमूल r², या n समानुपाती 1/r या n समानुपाती 1/ρ का वर्गमूल। कुल मिलाकर तनी डोरी के कंपन के नियम है n समानुपाती वर्गमूल t, n समानुपाती 1/l, n समानुपाती 1/वर्गमूल m। और इस वर्गमूल m की बात को इस प्रकार की गणना से हम हल करें तो हमें प्राप्त हुआ n समानुपाती 1/r या n समानुपाती 1/ρ।